हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो उसी में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट, इसी को बायोट सेवर्ट लॉ भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक करंट कैरिंग वायर है एक्स वाई। इसमें छोटा सा एलिमेंट मैंने कंसीडर कर लिया है वेक्टर डीएल का, और इसके सेंटर से आर पोजीशन वेक्टर पर ये पी पॉइंट है जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी यहाँ पर, अगर आपकी तरफ से देखें तो करंट की डायरेक्शन ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड इधर निकाल रहे हैं राइट साइड में, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इन साइड होगी। तो देखो इस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी ये डिपेंड करती है इसके करंट कैरिंग वायर की करंट पर, वेक्टर डीएल पर, वेक्टर आर पर। ठीक है, इन सब चीजों पर ये डिपेंड करती है। तो वेक्टर डीबी प्रोपोर्शनल टू होता है आई वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। अब ये जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो वेक्टर डीबी की वैल्यू हो जाती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म में फील्ड का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए जब इसका हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर जो ये टर्म वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा डीएल आर साइन थीटा। एक आर से आर ऊपर नीचे कैंसिल आउट होगा तो डीबी का मैग्नीट्यूड आ जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है बेटा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू है वो 10⁻⁻⁷ के इक्वल होती है एसआई सिस्टम में। म्यू नॉट कहलाता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 1 के इक्वल होती है सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि अगर थीटा की वैल्यू जीरो है तो हम एक्सिस ऑफ वायर पर होंगे। यानी कि देखो यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में ये है थीटा, और थीटा की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो पोजीशन वेक्टर आर इस डायरेक्शन में हो जाएगा, मतलब वायर की एक्सिस के ऊपर होगा। और वायर की एक्सिस के ऊपर थीटा की वैल्यू जब हम यहाँ पर फॉर्मूले में जीरो रखेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी जीरो के इक्वल आ जाएगी। तो हमें याद रखना है कि वायर की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, वायर के ऊपर जब हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू जीरो होगी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप। ये सर्कुलर करंट लूप है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, और सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर इसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो देखो पहले छोटा सा पार्ट यहाँ पर वही एलिमेंट्री पार्ट वेक्टर डीएल का कंसीडर करेंगे, पहले उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो देखिए इस डायरेक्शन में डीबी आता है तो उसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, एक कंपोनेंट हॉरिजेंटल में हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे एलिमेंट की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकालेंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर की डायरेक्शन में होगी डीबी, उसका भी एक कंपोनेंट हॉरिजेंटल और एक कंपोनेंट वर्टिकल हो जाएगा। तो जो वर्टिकल वाले कंपोनेंट है वो देखो एक दूसरे को कैंसिल आउट करने लगेंगे, और जो हॉरिजेंटल वाले कंपोनेंट है वो ऐड होकर के नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को देंगे। तो रिंग की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनेगी वो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन डीबी कॉस थीटा के इक्वल होगी। अब इसमें डीबी की वैल्यू पुटअप कर देंगे जो कि हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल बाई आर स्क्वायर। और कॉस थीटा में ये थीटा एंगल, तो इस ट्राइंगल में वही एंगल थीटा ये भी होगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर पुटअप कर देंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है जो आपको याद रखना है, दैट इज बी एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ लूप्स है। तो अगर एक सिंगल रिंग है तो n की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। अच्छा, सेंटर पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें तो x की वैल्यू को इसमें जीरो रख करके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू आप जीरो रखोगे तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा बी सेंटर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाई आर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन इट्स सेंटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब देखिए एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है और जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है रिंग के, उन दोनों में आपस में ये रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये भी आपको याद रखना है। ये उन क्वेश्चनों में काम आएगा जैसे आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड दे दी और एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा कि कितनी होगी, या एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड को दे दिया तो पूछेगा इसकी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो उस रिलेशन में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे।
ठीक है, क्लियर हुआ बेटा सबको? अब देखो ये जो रिंग है, इसमें देखो ऊपर से देखने पर करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ऐसे अपवर्ड्स होंगी। और देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्लोज लूप बनाती है, तो यहाँ पर जो रिंग के एंड्स पर बन रही है ये क्लोज लूप बना रही है इस तरीके से। ठीक है, और ये वाली भी क्लोज लूप बनाएंगे, इनके बड़े लूप बनेंगे ऐसे, ऐसे आकर के ये रिटर्न होकर के फिर क्लोज लूप बनेगा। इसी तरीके से इसका भी ऐसे आकर के ये क्लोज लूप बनेगा। सिमिलरली इनका भी ऐसे क्लोज लूप बन रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज लूप बनाती है बेटा। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा सबको? नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। कुछ एडिशनल एग्जांपल्स हैं बायोट सेवर्ट लॉ के जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। इनको आपको जरूर देख लेना है और इन फॉर्मूलों को याद रखना है। जैसे यहाँ पर देखो एक रिंग टाइप का शेप आपको दे रखा है, इसमें करंट इस तरीके से फ्लो कर रही है जो कि क्लॉकवाइज है देखने पर, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इनसाइड बनेगी इस रिंग की वजह से। तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I/R, वही रिंग वाला फॉर्मूला लग जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर सेंटर पर इनसाइड होगी। ठीक है, और यहाँ पर बेटा आउटसाइड आपसे अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछे तो वो आउटसाइड इस तरीके से होगी, क्योंकि ये जो इनसाइड वाली फील्ड है ना ये घूम करके इधर से बाहर से निकल के आएगी। ठीक है, इसके अंदर फील्ड जा रही होगी और फिर क्लोज सर्किट जब बनाएगी तो ऐसे बाहर से निकल करके फिर ऐसे क्लोज लूप बना रही है। समझ रहे ना बात को? तो आउटसाइड फील्ड की वैल्यू ऐसे डॉट में शो करेंगे, और इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐसे क्रॉस में हम शो कर सकते हैं। समझ में आया बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब देखिए इसमें जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पे वो आउटसाइड होगी। ठीक है, और इसको देखो, इस रिंग में मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट होती है, इसको हम स्क्रू रूल से इस तरीके से समझ सकते हैं, दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं बेटा। कि अगर मान लीजिए जैसे कि कर्व फिंगर आपकी करंट को शो कर रही है, तो फिर थंब मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। और अगर थंब करंट को शो कर रहा है तो फिर कर्व्ड फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो करने लगती है। तो यहाँ पर जैसे देखो फर्स्ट वाले डायग्राम में, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चल रही है, तो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड हो जाएगी उसके सेंटर पे। इस तरीके से भी हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो उसी तरीके से सेकंड डायग्राम में देखिए, अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आउटसाइड हो जाएगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क। तो यहाँ पर एक छोटा सा आर्क है ये, जिसमें आई की करंट फ्लो कर रही है और थीटा का एंगल ये सेंटर पे बना रहा है। इसकी आर्क की रेडियस है, जिस सर्किल का ये आर्क है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई थीटा I/R। जितना सेंटर पे एंगल बनेगा वो थीटा यहाँ आ जाएगा, थीटा I/R। और डायरेक्शन होगी आउटसाइड, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, मेरी तरफ से अगर हम देखें तो डायरेक्शन आउटसाइड आएगी। समझ आया बेटा?